Welcome friends. Today we'll start with the second chapter of contemporary world politics, that is end of bipolarity. देखिए फर्स्ट चैप्टर में हमने बात की थी कि there was a cold war between the two superpowers और क्योंकि ये two superpowers थी तो whole world got divided into two poles. One was led by the US, the other one was USSR और इसीलिए इसको बाइपोलर वर्ल्ड भी कहा जाता है. ठीक है, अब ये बाइपोलर वर्ल्ड खत्म कैसे हुआ? जब दोनों में से एक जो पार थी वो खत्म हो गई. तो वही हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. तो जब ये जो दो सुपर पावर्स थी इसमें से एक सुपर पावर जिसका डिसइंटीग्रेशन हुआ, जो खत्म हो गई, ब्रेकअप हो गया, जिसमें टूट गई, दैट वाज यूएसएसआर. तो हम इस चैप्टर में बेसिकली तो हम ये पढ़ने वाले हैं कि व्हाट हाउ दिस सुपर पावर गॉट डिसइंटीग्रेटेड और क्यों, क्या हुआ, कैसे, क्या रीजंस थे जिसकी वजह से यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया. लेकिन बिफोर वी स्टार्ट विद द रीजंस फॉर डिसइंटीग्रेशन, लेट्स टॉक अबाउट कि ये यूएसएसआर या सोवियत सिस्टम जिसको हम कहते हैं ये था क्या. देखिए, जो सोवियत सिस्टम जिसको हम कहते हैं या यूएसएसआर जिसको हम, पहले पुराना नाम है, अभी रशिया हम बोलते हैं. तो यूएसएसआर एग्जिस्टेंस में आया 1917 में आफ्टर अ रेवोल्यूशन जिसको बोल्शेविक रेवोल्यूशन भी कहते हैं 1917 में, अंडर द लीडरशिप ऑफ लेनिन. और ये जो रेवोल्यूशन थी अगेंस्ट जार निकोलस थी, जो वहां का एक ऑटोक्रेटिक रूलर था, और उसके ऑपरेशन के अगेंस्ट ये रेवोल्यूशन हुई. और ये रेवोल्यूशन जो थी वो सोशलिज्म और कम्युनिज्म के आइडियाज से इंस्पायर्ड थी. ये आइडियाज ओरिजिनली जो क्रेडिट है वो कार्ल मार्क्स को जाता है, जिसके बारे में आपने सुना होगा. तो कार्ल मार्क्स के आइडियाज पे ये रेवोल्यूशन आई और इसको लीड करने वाले थे लेनिन. और इस रेवोल्यूशन के बाद यूएसएसआर एग्जिस्टेंस में आया और कम्युनिस्ट पार्टी एग्जिस्टेंस में आई. तो फाउंडर आप कह सकते हैं इसके जो थे वो लेनिन थे. जो ये आइडियाज थे सोशलिज्म के और कम्युनिज्म के, ये आइडियाज क्या कहते हैं कि जो बेसिकली इस आइडियोलॉजी में ये माना जाता है कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जिसमें लैंड, लेबर, कैपिटल, उसमें से लेबर जो है वो सप्रेस होती है हमेशा. जो बड़े ओनर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं या इंडस्ट्री ओनर्स हैं, वो अपने प्रॉफिट को अपने पास रख लेते हैं और लेबर को कुछ नहीं मिलता, जबकि लेबर को भी उनका वेजेस से ज्यादा वो डिजर्व करते हैं, वो उनको मिलना चाहिए. इस वजह से वो एक पेरिफेरी पे रहते हैं सोसाइटी की और सर्वाइवल ही होता है उनका, और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कभी भी अच्छी नहीं हो पाती. इसलिए होना ये चाहिए कि ये जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है ये प्राइवेट किसी इंडिविजुअल के हाथ में नहीं होने चाहिए, बल्कि गवर्नमेंट के हाथ में होने चाहिए, ताकि उस इंडस्ट्री से या उस फैक्ट्री से या उस जो भी एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, उससे जो भी बेनिफिट, फाइनेंशियल बेनिफिट हो, वो सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो. इसलिए प्राइवेट प्रॉपर्टी की एग्जिस्टेंस को ये डिनाई करती है आइडियोलॉजी कंप्लीटली, कि प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए. स्टेट कंट्रोल इन ऑल द रिसोर्सेज, और फिर वो पैसा जो भी इनकम जनरेट होगी दैट विल बी स्पेंट ऑन द वेलबींग ऑफ इंटायर पॉपुलेशन एज पर देयर नीड्स. जिसकी जैसी जरूरत होगी उसको उसके हिसाब से उसको रिवॉर्ड दिया जाएगा और प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी. राइट. तो इस आइडिया से इंस्पायर्ड थी और ये आइडियोलॉजी बड़ी अपील की उस वक्त, और ये यूएसएसआर एग्जिस्टेंस में आया. यूएसएसआर का फुल फॉर्म क्या है? यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक. तो ये बहुत बड़ा एक देश था जो एग्जिस्टेंस में आया इन 1917. और जैसे मैंने आपको बताया कि जो ये सोवियत सिस्टम था, इट वाज इंस्पायर्ड बाय द आइडियाज ऑफ सोशलिज्म. और कम्युनिस्ट पार्टी जो एक सिंगल पार्टी थी, यहां पर किसी और, मैंने शॉर्ट में लिखा है ताकि आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर सकूं. कम्युनिस्ट पार्टी जो थी एक सिंगल पार्टी थी यहां पर, और कोई ऑपोजिशन इस पार्टी के लिए अलाउड नहीं था, कोई और पार्टी एग्जिस्ट नहीं कर सकती थी. ठीक है, सब कुछ, एवरी रिसोर्स वाज इन द हैंड्स ऑफ द स्टेट. सब कुछ स्टेट ही कंट्रोल कर रही थी. कोई प्राइवेट ओनरशिप, कोई प्राइवेट लैंड या इंडस्ट्री वहां पर नहीं थी. और ये जो यूएसएसआर है, इसमें इसके इन्फ्लुएंस में ज्यादातर वो कंट्रीज आई जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप में थी, जो अर्लियर हिटलर की जो नाजी पार्टी थी उसके कंट्रोल में थी, या आप ये भी कह सकते हैं हिटलर के कंट्रोल में थी. तो क्योंकि जर्मन डिस्ट खत्म हो गया, उसके बाद ये जो कंट्रीज थी ये इसके इन्फ्लुएंस में, यूएसएसआर के इन्फ्लुएंस में आई और ये इस यूनियन का हिस्सा बन गई. सारे के सारे जो रिसोर्सेज थे वो स्टेट के कंट्रोल में थे. फुल कंट्रोल ऑन रिसोर्सेज एंड नो एग्जिस्टेंस ऑफ एनी अदर पॉलिटिकल पार्टी. आइडियोलॉजी थी कि एक एग्लिटेरियन सोसाइटी होनी चाहिए, यानी कि इक्वल सोसाइटी होनी चाहिए जिसको, जहां पर सब लोग बराबर होंगे, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा और कोई रिच एंड पुअर नहीं होगा. बेसिक स्ट्रगल वाज कि रिच एंड पुअर की ये जो डिफरेंस है इसको खत्म कर दिया जाएगा.
एंड प्रोडक्शन विल बी फॉर द वेलबींग ऑफ द इंटायर पॉपुलेशन, राइट। और ये जो सिस्टम था इसमें ये भी कोशिश की गई, देखिए अगर हम इस सोवियत सिस्टम की बात करें तो इसमें जो कुछ भी प्रोड्यूस हो रहा था, जितना कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे थे ये लोग जब ये एग्जिस्टेंस में आया, और जब ये दो सुपर पावर्स अमेरिका और यूएस के बीच में कोल्ड वॉर चल रही थी, तो ये दोनों एक दूसरे को नेक टू नेक कंपटीशन दे रहे थे। इनके पास रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं थी, इनके पास नेचुरल ऑयल्स था, बहुत बड़ा लैंड मास था, और प्रोडक्शन कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की बहुत बड़ी इनकी प्रोडक्शन थी, एम्प्लॉयमेंट थी, बेसिक नेसेसिटीज अगर हम बात करें, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करें तो वो भी वहां पर लोगों को अवेलेबल थी। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो सबको एजुकेशन हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करे, और ये काफी इफेक्टिवली वो लोग कर भी रहे थे। सिर्फ एक फर्क था, जो प्रोडक्ट्स यूएसएसआर में बन रहे थे और जो अमेरिका में बन रहे थे उनमें की क्वालिटी का थोड़ी सा फर्क था, यानी कि क्वालिटी थोड़ी सी इंफीरियर थी प्रोडक्ट्स की। अदरवाइज वो सब कुछ वो कुछ कर रहे थे जो अमेरिका कर रहा था। तो एक तरह से काफी स्टिफ कंपटीशन वो दे रहे थे, और सेल्फ रिलायंट थे, इकोनॉमिकली काफी डेवलप्ड थे, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जो इसका ये जो पॉलिटिकल सिस्टम था इसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि ये जो रशियन सिस्टम था कम्युनिस्ट पार्टी के सिंगल कंट्रोल का, ये थोड़ा ब्यूरोक्रेटिक हो गया। मतलब जो कम्युनिस्ट पार्टी के ब्यूरोक्रेट्स थे उनकी वो ज्यादा अथॉरिटेटिव हो गए सॉरी, अपनी पावर का मिसयूज करने लगे, और इस पार्टी में कोई डेमोक्रेसी की कोई जगह नहीं थी। मतलब सब लोगों को इक्वल राइट्स या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने लगी इस सिस्टम में। लोगों को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं था, अपनी बात नहीं कह सकते थे। अगर गवर्नमेंट से कोई नाराजगी है या गवर्नमेंट को कोई पॉलिसी पसंद नहीं आ रही तो उसका क्रिटिसिज्म ये लोग नहीं कर सकते थे। इसलिए इस सिस्टम को सरवाइव करने के लिए रिफॉर्म करने की जरूरत थी। अलॉन्ग विद इट यहां पर कल्चरल वेरिएशन बहुत था, क्योंकि आप अगर देखें तो इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्री विद लैंड मास। अगर हम देखें तो इसमें कल्चरल वेरिएशन बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा कल्चर अलग था। सेंट्रल एशिया का जो कल्चर है वो बहुत अलग था, जो यूरोपियन साइड था यूएसएसआर का उसका कल्चर बहुत अलग था। तो कल्चरल वेरिएशन होने के बावजूद लोगों को अपने कल्चर को प्रिजर्व प्रोटेक्ट करने की कोई फ्रीडम नहीं थी। अलॉन्ग विद इट रशिया जो था वो इस पूरी जो ये एक फेडरेशन थी, इस फेडरेशन का एक मेंबर था, लेकिन रशिया इसकी पॉलिटिक्स को डोमिनेट करता था। मतलब सारी जो चलती थी इस पूरे फेडरेशन में वो सबसे ज्यादा रशिया की बात चलती थी। ये बात बाकी जो यूनिट्स थे उनको ये पसंद नहीं आती, उनको लगता था दैट दे आर बीइंग इग्नोर्ड। अलॉन्ग विद इट एक आर्म रेस चली हुई थी कोल्ड वॉर में, जो हम पढ़ चुके हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा था रशिया टू कीप इटसेल्फ एट पार विद द यूएसए। तो उसके साथ कंपटीशन करने के लिए वो आर्म रेस में बिजी था, वेपन्स बना रहा था, उसकी वजह से फाइनेंशियल लॉसेस काफी हो रहे थे। फिर अफगानिस्तान में इन लोगों ने इन्वेजन कर दिया यूएसएसआर ने 1979 में, जिसमें ये लोग काफी सक्सेसफुल नहीं हुए, लेकिन काफी लॉस इनको उठाना पड़ा। तो अल्टीमेटली इन सब रीजंस से इनकी इकोनॉमी ग्रेजुअली 1970 तक आते आते फ्लैटन हो गई या स्टैग्नेंट हो गई। इस बात को समझा गोर्बाचेव ने। गोर्बाचेव जनरल सेक्रेटरी बने इस पार्टी के 1985 में, और उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी या इनिशिएटिव लिया, आप कह सकते हो, टू रिफॉर्म दिस। बिकॉज वो इस बात को बड़े अच्छे से डायग्नोज कर पाए कि जो आईटी रेवोल्यूशन हो रही है वेस्ट में, वो कहीं ना कहीं उनको एक स्टेप या दो स्टेप आगे ले जा रही है फ्रॉम द रशियन मॉडल। अलॉन्ग विद इट वो ये भी चाहते थे कि जो हमारे वेस्ट के साथ, इनके बीच में हमेशा से एनिमोसिटी का एनवायरमेंट रहा। जैसे आज की सिचुएशन में हम कह सकते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान चाहे जितना मर्जी अच्छा कर ले, लेकिन वो जो एक ट्रस्ट की फीलिंग है वो नहीं जनरेट होती, एनिमोसिटी का एनवायरमेंट है हम दोनों के बीच में। सेम वाज द केस विद रशिया एंड यूएसएसआर एंड अमेरिका। तो गोर्बाचेव चाहते थे कि ये जो रिलेशनशिप है थोड़े नॉर्मलाइज हो जाए, और हमारी जो टेक्नोलॉजिकल जो गैप है बढ़ रहा है उसको भी खत्म किया जा सके। लेकिन ये डायग्नोज तो हो गया इस प्रॉब्लम का कि जो प्रॉब्लम इस सिस्टम में आ रही है, लेकिन इस डायग्नोज के बाद इसका ट्रीटमेंट प्रॉपरली नहीं हो पाया। जो ईस्ट यूरोपियन जो इसके मेंबर थे यूएसएसआर के, वो लोग देख रहे थे कि यार वेस्टर्न मॉडल तो बड़ा सक्सेसफुल है, वहां पे लोगों को फ्रीडम है, वहां डेमोक्रेसी है, वहां कंज्यूमरिज्म है,
क्वालिटी ऑफ लाइफ इतनी अच्छी है, लेकिन जो सोशलिस्ट सिस्टम के बारे में बातें एडवोकेट की जाती थी या बताई जाती थी, वो तो रियलिटी वैसी कुछ है ही नहीं। तो ये चीज भी लोगों के अंदर एक नेगेटिव फीलिंग जनरेट कर रही थी। तो अल्टीमेटली ये एक डिसेंट जो है वो ईस्ट यूरोपियन साइड में होना शुरू हो गया नेशंस में, या जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स थे ईस्टर्न पार्ट में। उस प्रोटेस्ट को गोर्बाचेव ने कोई इसमें इंटरवेंशन नहीं की, उसको डायग्नोज करने की कोशिश नहीं की, या ये कह लीजिए कि उसको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की। अलॉन्ग विद इट इन्फ्लेशन बहुत बढ़ रहा था, महंगाई बढ़ रही थी, ठीक है। और ऐसी सिचुएशन में जो गोर्बाचेव है वो इसको कंट्रोल नहीं कर पाए। अल्टीमेटली 1991 में एक को हुआ, तख्ता पलट जिसको हम कहते हैं, जिसको जो कम्युनिस्ट पार्टी के हार्डलाइनर्स थे उन लोगों ने इंस्पायर किया था, या उन लोगों की बैकिंग से ये हुआ। और उस वक्त एक नए नेशनल लीडर इमर्ज हुए जिनका नाम था बोरिस येल्त्सिन। ये बोरिस येल्त्सिन एक नेशनल हीरो की तरह इमर्ज हुए, और जिन एरियाज से इन्होंने इलेक्शन लड़ा था उन एरियाज की काफी सपोर्ट इनको मिली। और जो यूरोपियन साइड की जो नेशंस थे वो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने क्या करा, जो डिसेंट था या जो डिसएग्रीमेंट था उनका या डिससेटिस्फैक्शन थी गवर्नमेंट के अगेंस्ट, उसकी वजह से उन्होंने अपने आप को सॉवरन डिक्लेयर करना शुरू कर दिया। तो आप ये कह सकते हैं बाय दिसंबर 1991 बहुत सारे नेशन ने अपने आप को सॉवरन डिक्लेयर कर लिया। और रशिया, यूक्रेन, बेलारूस, इन लोगों ने सबसे पहले ये डिक्लेयर कर दिया कि जो एक ये यूनियन था, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ये डिसबैंड हो गया। और जो कम्युनिस्ट पार्टी है ये भी अब डिसबैंड हो गई है, यानी कि ये भी अब एग्जिस्ट नहीं करती। ये जिन्होंने जो नेशन थे, ये रशिया, यूक्रेन, बेलारूस जैसे, इन लोगों ने जैसे ही इसके डिसबैंड होने की डिक्लेरेशन की, और इन्होंने ये भी डिक्लेयर कर दिया साथ ही कि अब ये लोग सोशलिज्म को नहीं बल्कि डेमोक्रेसी और लिबरल डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म को एक्सेप्ट करेंगे। इसके अलावा एक और ऑर्गेनाइजेशन बनी जो कि इसके डिसइंटीग्रेशन के बाद, जैसे ये यूएसएसआर जो था इनिशियली, उसके एक फेडरेशन था, लेकिन डिसइंटीग्रेशन के बाद 15 न्यू नेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो इनकी एक लूज ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसको हम फेडरेशन तो नहीं कह सकते, कन्फेडरेशन कह सकते हैं। तो वो थी CIS, कन्फेडरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। ये वही लोग थे जो पहले रशिया के मेंबर्स थे, राइट। तो दिस इज हाउ गोर्बाचेव केम अप विद रिफॉर्म्स, बट अल्टीमेटली वो रिफॉर्म्स जो है वो सक्सेसफुल नहीं हुए। इसका देखिए एक रीजन ये भी रहा कि मैंने जैसे आपको कहा था कि प्रॉब्लम तो डायग्नोज हुई पर उसका ट्रीटमेंट अच्छा नहीं हो पाया। उसका रीजन क्या था कि जो रिफॉर्म्स गोर्बाचेव लाए उसको लेकर लोगों में मिक्स्ड ओपिनियन था। कुछ ने कहा कि जो गोर्बाचेव है बड़ा फास्ट रिफॉर्म्स ला रहे हैं। ये वो लोग थे जो कि पुराने कम्युनिस्ट सिस्टम में खुश थे और जिनकी बड़ी एडवांटेजियस पोजीशंस थी। उन्होंने कहा कि बड़ी जल्दी जल्दी रिफॉर्म्स ला रहे हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं, डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, जबकि वहां पर ऐसा कुछ था ही नहीं वेस्टर्न मॉडल जैसा। और दूसरी तरफ ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा कि जो चाहते थे कि वेस्टर्न आइडिया या वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स को वहां पर इंट्रोड्यूस किया जाए, वो कह रहे थे कि जो गोर्बाचेव है बड़े स्लो चल रहे हैं। तो इस टग ऑफ वॉर के बीच में जो लोग गोर्बाचेव को ट्रस्ट करते थे उन्होंने भी गोर्बाचेव पे अपना ट्रस्ट खो दिया। और गोर्बाचेव अपनी पॉलिसी को लेकर अपनी पॉलिसीज को बड़ी स्ट्रांगली एडवोकेट नहीं कर पाए वहां की जनता के सामने। इसलिए ये जो रिफॉर्म्स की जो अटेम्प्ट थी गोर्बाचेव की, ये पूरी तरह से फेल हो गई। और अल्टीमेटली जैसे मैंने आपको बताया 1991 में जैसी डिक्लेरेशन हुई, आहिस्ता 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 करके ये सारी की सारी जो भी कंट्रीज, जो इसमें कंट्रीज तो नहीं कहूंगा, जो इसके यूनिट्स थे या आप स्टेट्स कह सकते हो इंडिया की तरह, वो सारी की सारी इससे अलग हो गई। अब अगर हम बात करें स्पेसिफिकली पिन पॉइंट करने की बात करें कि उसके रीजंस क्या थे, डिसइंटीग्रेशन के रीजंस क्या थे। देखिए वैसे तो हम काफी कुछ सारे रीजंस की यहां बात भी कर चुके हैं, लेकिन अगर हम प्रिसाइसली बात करें तो 5-6 रीजंस आप पिन पॉइंट कर सकते हो, क्योंकि अगर आप इसमें 6 मार्क्स का क्वेश्चन भी लेते हो तो 6 पॉइंट्स आर मोर देन इनफ। तो सबसे पहला रीजन मुझे जो लगता है वो है कि जो ये सोवियत सिस्टम था ये लोगों की एस्पिरेशंस को फुलफिल करने में पूरी तरह से फेलियर हो गया।
देखिए, लोग जो थे वो देख रहे थे कि वेस्ट में कितनी डेवलपमेंट हो रही है, वहां पर लोगों को कितनी फ्रीडम है, क्वालिटी ऑफ लाइफ कितनी अच्छी है। तो वो कंपैरिजन जब अपने सिस्टम से करते थे जो कि एक्सेसिवली अथॉरिटेटिव था, ब्यूरोक्रेटिक था, जो पार्टी हार्डलाइनर्स थे उनके मजे थे, आम आदमी की हालत खराब थी, उनको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी नहीं थी। तो वो जो डिससेटिस्फैक्शन लोगों में थी, ये एक वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन था फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। देन इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, सारा का सारा जो पैसा इनके पास था वो सारा उन्होंने आर्म्स रेस में लगा दिया, ठीक है, नए से नए न्यूक्लियर वेपन पाइल अप करने के लिए, सो दैट दे कैन कंपीट विद यूएसए। तो वो फाइनेंशियल जो लॉस था वो एक्चुअली कॉस्ट उसको देनी पड़ी एक कॉमन आदमी को, जिसकी बेसिक नेसेसिटीज फुलफिल नहीं हो रही थी। जो पैसा पहले हेल्थ, एजुकेशन, ऐसी चीजों पे खर्च हो रहा था, अब वो वेपन्स पे खर्च हो रहा था, इसलिए इकोनॉमिक क्राइसिस होना शुरू हो गया, ठीक है। आर्म्स रेस की मैंने आपको बात बताई कि अगर एक किसी वेपन का टेस्ट अमेरिका कर रहा है तो 2 का रशिया करता था, तो उस आर्म्स रेस की वजह से काफी फाइनेंशियल लॉसेस हुए। देन जो वेस्ट में एडवांसमेंट हो रही थी वो लोगों को काफी अपनी तरफ इंड्यूस कर रही थी, या वो उनको बड़ी अट्रैक्ट कर रही थी, और लोग जो थे उस क्वालिटी ऑफ लाइफ को या उस लिविंग स्टैंडर्ड को अपने 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 साथ जोड़कर देखना चाहते थे। इकोनॉमिक ही नहीं, कुछ हम ये भी कह सकते हैं पॉलिटिकल स्टैग्नेशन भी आ गया था वहां पर। जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो बिल्कुल भी अकाउंटेबल नहीं थी, जो भी वो कर रहे थे उनके ऊपर कोई चेक नहीं था, दे वर नॉट आंसरेबल एट ऑल टू द पीपल, और इस वजह से वो एक्सेसिवली अथॉरिटेटिव हो गए थे, और ये भी एक रीजन रहा फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। देन रिफॉर्म्स जो गार्बचेव ने इंट्रोड्यूस किए, वो रिफॉर्म्स कंप्लीटली फेलियर, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। देन जो भी इसके कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स थे, जिसमें यूक्रेन, बेलारूस, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तो ये सारे, तुर्कमेनिस्तान, ये सारे की सारे जो नेशंस थे, इनमें ग्रेजुअली फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म आना शुरू हो गया, क्योंकि ये कल्चरली भी बहुत डिस्टिंक्ट थे, और डोमिनेशन ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी एंड डोमिनेशन ऑफ रशिया, इन सब बातों से ये लोग ना खुश थे। तो फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म जनरेट होना शुरू हो गया, एंड अल्टीमेटली सॉवरेनिटी की एक डिमांड इन सभी यूनिट्स में जनरेट होना शुरू हो गई। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो यूरोपियन पार्ट ऑफ आपका इस यूएसएसआर का था, उस पार्ट की जो भी कंट्रीज थी वो कंपैरेटिवली रिच थी फ्रॉम द सेंट्रल एशियन नेशंस। अब उनको यह लगता था कि इस पूरे फेडरेशन को एक साथ रखने के लिए कॉस्ट उनको देनी पड़ रही है, मतलब रिसोर्सेज उनके पास हैं, पैसा वो अर्न कर रहे हैं, लेकिन वो इस पूरे फेडरेशन को एक साथ रखने के लिए जो पुअर और बैकवर्ड एरियाज है उनके ऊपर खर्च करना पड़ रहा है। ऐसे ये समझ लीजिए जैसे पंजाब और हरियाणा ये कहना शुरू कर दे कि बिहार में लोग गरीबी है तो पैसा हम कमा रहे हैं और बिहार के डेवलपमेंट पे आप खर्च रहे, मे बी, अगर इस तरह से आप समझना चाहे तो ये भी एक रीजन था फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ आया होगा, और आप इसको रिवाइज करें और इसके नोट्स बनाएं। टेक केयर एंड बी सेफ। थैंक यू।